नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से कुछ बहुत ज़रूरी मतलब एकदम लेटेस्ट समसामयिक विषयों पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास काफ़ी कुछ है, रिपोर्ट्स हैं, अपडेट्स हैं और ज़रूरी आंकड़े भी, और कोशिश रहेगी कि इन सबको आसान भाषा में समझें, जैसे आप अपने नोट्स डिवाइस कर रहे हो। बिल्कुल। आज का मकसद यही है कि इन टॉपिक्स की तथ्यात्मक जानकारी और उनका जो विश्लेषण है वो आप तक पहुंचे, ताकि परीक्षा की तैयारी और पुख्ता हो सके। हम कोशिश करेंगे कि हर जरूरी बिंदु, फैक्ट्स, उदाहरण, कॉन्सेप्ट्स सब स्पष्ट हो जाएं। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का ये डीप डाइव। पर्यावरण और पारिस्थितिकी। सबसे पहले पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इसमें कुछ अहम रिपोर्ट्स आई हैं। पहली है वन घोषणा पत्र आकलन, फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट 2025। क्या खास है इसमें? जी हाँ, ये रिपोर्ट फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट ने जारी की है और इसका जो मुख्य बिंदु है वो थोड़ा चिंताजनक है। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया 2030 तक वनों की कटाई को बिल्कुल शून्य पर लाने का जो लक्ष्य है उससे काफी पीछे है। पीछे है? कितना पीछे? आंकड़े देखें तो 2024 में ही करीब 8.1 मिलियन हेक्टेयर वन खत्म हो गए, और ये जो स्तर है वो 2030 के लक्ष्य को पाने के लिए जितना चाहिए उससे 63% ज्यादा है। 63% ज्यादा? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, बहुत बड़ा। यह आंकड़ा स्थिति की गंभीरता दिखाता है। और हाँ, ये फैक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना होगा। रिपोर्ट इसके कारणों पर भी कुछ बताती होगी। बिल्कुल। एक और चौंकाने वाली बात है इसमें, वो है वित्तीय प्रवाह में गड़बड़ी। रिपोर्ट बताती है कि जो गतिविधियां वनों को नुकसान पहुंचाती हैं उनको मिलने वाली सब्सिडी और जो वनों को बचाने के लिए हरित सब्सिडी मिलती है, उनके बीच का अनुपात जानते कितना है? करीब 201। 200 गुना? मतलब नुकसान करने के लिए 200 गुना ज्यादा पैसा? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, ये दिखाता है कि असल में आर्थिक नीतियां किधर झुकी हुई हैं। यह अनुपात भी प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और वनों के नष्ट होने के मुख्य कारण क्या बताए गए हैं फिर? देखिए, सबसे बड़ा कारण बताया गया है अस्थायी कृषि, मतलब अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जैसे ऑयल पाम की खेती, कोको, बागवानी फसलें, रबड़ या फिर चारागाह बनाना। ये अकेले ही करीब 86% वनोन्मूलन के लिए जिम्मेदार हैं। ये प्रतिशत भी प्रीलिम्स के लिए नोट करने लायक है। 86% सिर्फ अस्थायी कृषि से? अच्छा। और दूसरा बड़ा कारण है खनन, और इसमें चिंता की बात यह है कि दुनिया भर में लगभग 77% खदानें वो प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों यानी की बायोडायवर्सिटी एरियाज केबीएज के बहुत पास हैं, 50 किलोमीटर के दायरे में। ये केबीए टर्म और ये 77% का आंकड़ा दोनों ही प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और कोई कारण? तीसरा कारण है पर्यावरणीय अपराध, जैसे जंगलों की अवैध कटाई, लकड़ी की तस्करी। इससे हर साल लगभग $281 बिलियन की अवैध कमाई होती है। यह आंकड़ा भी ध्यान में रखने वाला है। तो ये तो हो गई समस्याएं। रिपोर्ट में कुछ समाधान, कुछ सुझाव भी दिए होंगे? हाँ, बिल्कुल। 3 मुख्य सुझाव हैं जो मेंस के उत्तर लिखने में बहुत काम आ सकते हैं। पहला, कि सिर्फ स्वैच्छिक वादों से काम नहीं चलेगा, अनिवार्य नियम यानी मैंडेटरी रेगुलेशन लाने होंगे, ताकि जवाबदेही तय हो, ट्रेसेबिलिटी हो, अनुपालन सुनिश्चित हो। ठीक है, अनिवार्य नियम। और दूसरा, वनों का सही आर्थिक मूल्यांकन करना, मतलब उनकी कटाई और निम्नीकरण से जो वास्तविक हानि होती है उसे कैलकुलेट करना, उसको समझना। और तीसरा, निर्णय लेने की प्रक्रिया को समावेशी बनाना, इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, जिसमें देशज लोग, स्थानीय समुदाय, महिलाएं, सिविल सोसाइटी, सबकी पूरी भागीदारी हो। ये तो हुई कटाई रोकने की बात, पर जो जंगल खराब हो चुके हैं उनकी पुनर्बहाली मतलब रेस्टोरेशन के लिए भी तो कुछ लक्ष्य होंगे। हाँ, बिल्कुल। कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लक्ष्य हैं इस पर। जैसे एक है बॉन चैलेंज। इसका लक्ष्य है 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि को बहाल करना। ये वैश्विक लक्ष्य है। और भारत का अपना कोई लक्ष्य? हाँ, भारत ने भी संकल्प लिया है 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनः बहाल करने का। ये भारत विशिष्ट लक्ष्य है और प्रीलिम्स के लिए खासतौर पर याद रखने लायक है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क है कुनुमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, KMGBF। हाँ, सुना है। हाँ, 2022 का। उसका टारगेट 2 कहता है कि 2030 तक कम से कम 30% जो निम्नीकृत जमीन, पानी वाले इलाके या तटीय और समुद्री इकोसिस्टम है उनको प्रभावी ढंग से बहाल करना है। ये KMGBF और उसका टारगेट 2 दोनों ही प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, पर्यावरण से आगे बढ़ते हैं। एक और इंडेक्स है जो हमेशा चर्चा में रहता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2025। इसकी हालिया रिपोर्ट का शीर्षक भी काफी कुछ कहता है, 20 years of tracking progress, time to recommit to zero hunger। जी, ये रिपोर्ट कंसर्न वर्ल्ड वाइड, वेल्थ हंगर हिलफे और IFHV जैसे जाने माने अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिलकर प्रकाशित करते हैं। और रिपोर्ट का जो मुख्य निष्कर्ष है वो ये है कि 2016 के बाद से वैश्विक भुखमरी कम करने की जो रफ्तार थी वो बहुत धीमी हो गई है, एकदम रुक सी गई है। इससे 2030 तक शून्य भुखमरी का जो लक्ष्य है वो हासिल होना बहुत मुश्किल लग रहा है। और इसमें भारत की स्थिति, ये हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता है। हाँ, इस साल की रिपोर्ट में भारत 123 देशों की लिस्ट में 102वें स्थान पर है। भारत का GHI स्कोर 25.8 है, जिसे गंभीर यानी सीरियस श्रेणी में रखा गया है। ये रैंक 102 और ये स्कोर 25.8 दोनों ही प्रीलिम्स के नजरिए से ध्यान में रखने वाले पॉइंट्स हैं। गंभीर श्रेणी। और रिपोर्ट इसके कारण क्या बताती है? भुखमरी क्यों बढ़ रही है या कम नहीं हो रही? रिपोर्ट कई कारण गिनाती है। संघर्ष को प्राथमिक कारक माना गया है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन जो खाद्य प्रणालियों को नष्ट कर रहा है, आर्थिक अस्थिरता जैसे महंगाई, करेंसी का गिरना, मानवीय सहायता में कमी और आय असमानता, ये सब कारण हैं। ये कारण मेंस के उत्तर के लिए काफी उपयोगी हो सकते हैं। अच्छा, ये GHI स्कोर की गणना कैसे होती है? इसके क्या संकेतक है? हाँ, ये समझना जरूरी है। GHI 4 मुख्य संकेतकों पर आधारित होता है। पहला, अल्प पोषण अंडर नरिशमेंट, यानी जनसंख्या का वो हिस्सा जिन्हें पर्याप्त कैलोरी नहीं मिल पाती। इसका डेटा FAO से आता है। दूसरा, बाल ठिगनापन, चाइल्ड स्टंटिंग, मतलब 5 साल से कम उम्र के वो बच्चे जिनकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है। ओके, स्टंटिंग। तीसरा, बाल दुबलापन, चाइल्ड वेस्टिंग। ये भी 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है जिनका वजन उनकी लंबाई के हिसाब से कम है। स्टंटिंग और वेस्टिंग का डाटा यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड बैंक वगैरह से आता है। और चौथा? चौथा है बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर। इसका डाटा UNIGME देता है। इन चारों संकेतों को मिला के GHI स्कोर बनता है, जो 0 से 100 के पैमाने पे होता है। 0 मतलब सबसे अच्छा, कोई भुखमरी नहीं, और 100 मतलब सबसे खराब स्थिति। ये चारों संकेतक, उनके स्रोत और स्कोरिंग प्रणाली सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये GHI का मामला समझा। अब भारत में वन्य जीवों की तरफ आते हैं, खासकर हाथियों पर। एक नई रिपोर्ट आई है, हाथियों का DNA आधारित समकालिक अखिल भारतीय आबादी अनुमान SAIIE 2021-25। DNA आधारित, ये तो काफी एडवांस्ड लग रहा है। जी हाँ, ये भारत में हाथियों की पहली DNA आधारित गणना है। काफी महत्वपूर्ण कदम है ये। इसे पर्यावरण मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने किया है। ये संस्थाएं प्रोजेक्ट एलिफेंट WI भी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो क्या नतीजे निकले इस गणना के? रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई हाथियों की कुल आबादी लगभग 22,446 आंकी गई है। और सबसे खास बात यह है कि दुनिया के जितने भी जंगली एशियाई हाथी हैं, उनका लगभग 60% भारत में ही पाया जाता है। 60%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल, ये फैक्ट प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हाथी मुख्य रूप से भारत में कहाँ-कहाँ मिलते हैं? इनका वितरण कैसा है? देखिए, ये मुख्य रूप से 4 वन्य पहाड़ी क्षेत्रों में फैले हुए हैं। एक तो हिमालय की तलहटी वाला इलाका, फिर पूर्वोत्तर के राज्य, तीसरा पूर्व मध्य भारत का क्षेत्र और चौथा पश्चिमी और पूर्वी घाट। कुछ संख्या अंडमान में भी है। ये वितरण क्षेत्र प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और सबसे ज्यादा संख्या कहाँ पर है? सबसे ज्यादा संख्या पश्चिमी घाट में दर्ज की गई है। उसके बाद पूर्वोत्तर की पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदान आते हैं। अगर राज्यों की बात करें तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी हैं, फिर असम, तमिलनाडु और केरल का नंबर आता है। ये क्रम भी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। हाथियों के सामने आजकल मुख्य चुनौतियां क्या हैं? क्या खतरे हैं? चुनौतियां कई हैं और ये मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी चुनौती है उनके रहने की जगह, मतलब पर्यावास, हैबिटेट का लगातार सिकुड़ना और टुकड़ों में बढ़ जाना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वाणिज्यिक बागान बढ़ रहे हैं, जैसे कॉफी, चाय के बागान, आक्रामक पेड़ पौधे फैल रहे हैं, कृषि भूमि पर बाढ़ लगाई जा रही है, मानव अतिक्रमण बढ़ रहा है, विकास परियोजनाएं आ रही हैं। पर्यावास का नुकसान और एयर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सड़कें, रेलवे लाइनें, बिजली की तारें, ये हाथियों के आने जाने के रास्ते, जिन्हें वन्य गलियारे कहते हैं, उनको बाधित करती हैं।
इससे दुर्घटनाएं होती हैं। ये तो गंभीर समस्याएं हैं। अच्छा, इन एशियाई हाथियों के संरक्षण की स्थिति क्या है? मतलब कंजर्वेशन स्टेटस। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स में अक्सर पूछते हैं। IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें एशियाई हाथी एंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त श्रेणी में है। एंडेंजर्ड, ओके। भारत का जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का, उसकी अनुसूची 1 यानी शेड्यूल 1 में लिस्टेड है। शेड्यूल 1 मतलब सर्वोच्च सुरक्षा, हाईएस्ट प्रोटेक्शन। अनुसूची 1, ठीक है। और साइट्स जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रेगुलेट करता है उसके परिशिष्ट I यानी अपेंडिक्स I में शामिल हैं। इसका मतलब है कि इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पूरी तरह से रोक है। ये तीनों स्टेटस IUCN, WPA 1972 और साइट्स प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, हाथियों के बाद पर्यावरण से जुड़ा एक और अपडेट लेते हैं। IUCN रेड लिस्ट में ही कुछ बदलाव हुए हैं, खासकर पक्षियों को लेकर। जी हाँ, हाल ही में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस हुई और उसमें रेड लिस्ट को अपडेट किया गया। इस अपडेट में 12 भारतीय पक्षी प्रजातियों की संरक्षण स्थिति में बदलाव आया है। 12 प्रजातियां? क्या बदलाव है? कुछ अच्छा भी है? हाँ, अच्छी खबर यह है कि 8 प्रजातियों की स्थिति सुधरी है। उन्हें अब निम्न संकटग्रस्त यानी लीस्ट कंसर्न श्रेणी में डाल दिया गया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि 4 प्रजातियों को अब ज्यादा खतरे वाली सूची में शामिल किया गया है। ओह, कौन सी हैं ये 4? 3 प्रजातियां इंडियन कैस्ट्रल, इंडियन रोलर जिसे नीलकंठ भी कहते हैं, और रूफस टेल्ड लार्क। इनको अब नियर थ्रेटेंड यानी संकट निकट सूची में डाला गया है। और एक प्रजाति लॉन्ग बिल्ट ग्रास हॉपर वॉर्बलर, उसे सीधे एंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त सूची में डाल दिया गया है। इन 4 प्रजातियों के नाम प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये 4 प्रजातियां किस तरह के इलाकों में रहती हैं और इन्हें खतरा क्यों बढ़ गया अचानक? ये 4 मुख्य रूप से खुले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों में पाई जाती हैं, जैसे घास के मैदान, अर्धशुष्क इलाके, रेगिस्तान, कृषि भूमि, झाड़ियां वगैरह। और इन्हें खतरा क्यों बढ़ रहा है? कारण वही है, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, गहन कृषि हो रही है, आक्रामक प्रजातियां घुस रही हैं और कई बार घास के मैदानों को पेड़ लगाकर जंगलों में बदला जा रहा है, जिसे वनीकरण कहते हैं, पर वो इन पक्षियों के लिए नुकसानदेह है। मतलब पर्यावास का नुकसान ही मुख्य वजह है? बिल्कुल, वैश्विक स्तर पर भी यही ट्रेंड है। दुनिया भर में पक्षियों की आधी से ज्यादा प्रजातियों की संख्या कम हो रही है और मुख्य कारण पर्यावास की हानि ही है। कृषि का विस्तार, गहन कृषि, पेड़ों की कटाई, ये सब। वैसे इस अपडेट में आर्कटिक सील और हरे समुद्री कछुए का भी जिक्र है। हाँ, वो भी है। आर्कटिक सील की 3 प्रजातियां विलुप्त होने के बहुत करीब पहुंच गई हैं। कारण वैश्विक तापमान वृद्धि, उससे समुद्री बर्फ पिघल रही है जो उनका घर है। और सील एक कीस्टोन प्रजाति है। कीस्टोन प्रजाति मतलब? कीस्टोन प्रजाति वो होती है जिसका अपने इकोसिस्टम पर उसकी संख्या के अनुपात में कहीं ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर वो हट जाए तो पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा सकता है। ये कीस्टोन प्रजाति का कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और हरे समुद्री कछुए के बारे में क्या खबर है? उसके बारे में अच्छी खबर है। संरक्षण के प्रयासों की वजह से हरे समुद्री कछुए की स्थिति एंडेंजर्ड से सुधरकर लीस्ट कंसर्न हो गई है। और मजे की बात, ये भी एक कीस्टोन प्रजाति है। तो ये दिखाता है कि अगर सही प्रयास किए जाएं तो नतीजे मिलते हैं। ये तो वाकई अच्छी खबर है। IUCN रेड लिस्ट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे सकते हैं? कब शुरू हुई, कितनी श्रेणियां हैं? जरूर। IUCN रेड लिस्ट 1964 में स्थापित हुई थी। ये दुनिया भर की जीव जंतु, कवक और पादप प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति की सबसे व्यापक जानकारी देती है। इसमें कुल 9 श्रेणियां हैं, नॉट इवैल्यूएटेड से लेकर एक्सटिंक्ट तक। लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये बीच की मुख्य श्रेणियां हैं। ये श्रेणियां और इनके क्रम प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है और ये लिस्ट साल में कम से कम 2 बार अपडेट होती है। चलिए अब पर्यावरण से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर चलते हैं। भारत और मंगोलिया के राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे हो गए। ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। जी हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ राजनयिक संबंध ही नहीं, दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की 10वीं वर्षगांठ भी मनाई है। इसी मौके पर मंगोलिया के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए थे और कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों MOUs पर हस्ताक्षर भी हुए। क्या समझौते हुए, कुछ खास? हाँ, कई अहम समझौते हैं। एक तो विकास सहयोग को लेकर है। भारत ने मंगोलिया में बन रही ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत इसके लिए $1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता दे रहा है।
ये प्रोजेक्ट और ये रकम दोनों प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऑयल रिफाइनरी। ठीक है। और सांस्कृतिक संबंधों पर? हाँ, उस पर भी जोर रहा। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद LHDCO और मंगोलिया के अरखानागई प्रांत के बीच एक समझौता हुआ है और आध्यात्मिक सहयोग भी बढ़ाया जा रहा है। आध्यात्मिक सहयोग कैसे? भारत भगवान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सारेपुत्र और मौदगल्यायन के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजेगा। साथ ही मंगोलिया की करीब 10 लाख प्राचीन बौद्ध पांडुलिपियां हैं, उनको डिजिटाइज करने में भारत मदद करेगा। और नालंदा विश्वविद्यालय और मंगोलिया के प्रसिद्ध गंदान मठ के बीच भी आध्यात्मिक संबंध स्थापित किए जाएंगे। ये पहले प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रेलेवेंट है। ये तो काफी दिलचस्प है। और क्या समझौते हुए? कुछ और भी हैं, जैसे मंगोलियाई नागरिकों को अब निःशुल्क ई-वीजा मिलेगा। तीसरे देशों के बंदरगाहों के जरिए व्यापार बढ़ाने पर सहमति बनी है। और यूरेनियम सप्लाई चेन और खासकर महत्वपूर्ण खनिजों क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग पर भी बात हुई है। ये बिंदु प्रीलिम्स के लिए नोट करने लायक हैं। अच्छा, भारत के लिए मंगोलिया का रणनीतिक और आर्थिक महत्व क्या है? देखिए, मंगोलिया की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है, रूस और चीन के बीच में। तो क्षेत्रीय स्थिरता और भू राजनीतिक संतुलन के लिहाज से ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों देश एक मुक्त, खुला और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करते हैं और बहुपक्षीय मंचों पर भी सहयोग करते हैं। आर्थिक रूप से देखें तो मंगोलिया के पास कोकिंग कोल का अच्छा भंडार है, जो भारत के इस्पात उद्योग के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। ये पॉइंट्स मेंस के उत्तर में काम आ सकते हैं। वैसे दोनों देशों के बीच नोमैडिक एलिफेंट नाम का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी होता है। ये नाम प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आर्थिक मोर्चे पे आते हैं। IMF ने अपनी विश्व आर्थिक परिदृश्य वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO रिपोर्ट जारी की है। भारत के लिए क्या अनुमान है इसमें? हाँ, IMF की ये रिपोर्ट आ गई है। इसके अनुसार भारत की GDP समृद्धि दर वित्त वर्ष 2025-26 FY26 के लिए 6.6% रहने का अनुमान है। पहले IMF ने 6.4% का अनुमान लगाया था, तो इसे थोड़ा बढ़ाया गया है। 6.6%, ओके। और अगले साल के लिए? अगले साल यानी 2026-27 FY27 के लिए 6.2% का अनुमान है। ये भारत के GDP अनुमान प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहा है IMF ने? वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार थोड़ी धीमी रहने का अनुमान है। 2024 में 3.3% थी, जो 2025 में घटकर 3.2% और 2026 में 3.1% रह सकती है। ये वैश्विक अनुमान भी प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट है। और याद रखने वाली बात यह है कि WEO रिपोर्ट IMF जारी करता है साल में 2 बार। घरेलू मामले, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, कानूनी और संसाधन। अब कुछ घरेलू यानी देश के अंदर के मामलों पर नजर डालते हैं। CBI ने हाल ही में ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया है। ये किस बारे में है? हाँ, ऑपरेशन चक्रव्यूह। इसके तहत CBI ने हाल ही में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में कई जगह तलाशी अभियान चलाया। इसका मुख्य उद्देश्य है साइबर अपराधियों से निपटना। मतलब जो लोग डिजिटल धोखाधड़ी करते हैं, देश विदेश से ऑपरेट करते हैं, उन पर कार्रवाई करना और नागरिकों को बचाना। तो ऑपरेशन चक्रव्यूह का उद्देश्य प्रीलिम्स के लिए याद रखना चाहिए, साइबर अपराध से निपटना। ठीक है, साइबर अपराध। अगला टॉपिक खाद्य मानकों से जुड़ा है। कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स CCSAH, ये भी चर्चा में थी। जी हाँ, इसका 8वां सत्र हाल ही में गुवाहाटी, असम में शुरू हुआ। ये CCSAH जो है, ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग CSE की एक सहायक समिति है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग, ये क्या है? CSE, जिसे फूड कोड भी कहते हैं, असल में खाद्य मानकों, दिशा निर्देशों और आचार संहिताओं का एक संग्रह है। इसका मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा करना और खाद्य व्यापार में उचित व्यवहार को बढ़ावा देना। ये संयुक्त राष्ट्र के FAO खाद्य और कृषि संगठन और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त फूड स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम का हिस्सा है। ये CSE और FAO WHO प्रोग्राम प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो CCSAH मसालों के लिए मानक बनाती है? बिल्कुल। CCSAH का काम है मसालों और खाने में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों के लिए ऐसे मानक बनाना जो वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य हो। इसकी स्थापना 2013 में रोम में हुई थी, CSE की 36वीं बैठक में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समिति CCSAH का मेजबान देश भारत है और इसका सचिवालय कोची स्थित स्पाइसेस बोर्ड चलाता है। ये फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए बहुत रिलेवेंट है।
भारत मेजबान है, ये तो अच्छी बात है। अब टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं। गूगल भारत में कोई बड़ा निवेश कर रहा है। हाँ, ये एक बड़ी खबर है। गूगल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में $15 बिलियन के निवेश से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI हब स्थापित करने की घोषणा की है। $15 बिलियन विशाखापट्टनम में? जी हाँ, ये एक गिगा स्केल हब होगा और ये अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा AI हब सेंटर होगा। साथ ही ये भारत में गूगल का अब तक का सबसे बड़ा निवेश भी है। ये निवेश अगले 5 वर्षों यानी 2026 से 2030 के बीच किया जाएगा। ये स्थान विशाखापट्टनम, निवेश की राशि $15 बिलियन और इसका महत्व, ये सब प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये भारत के AI लक्ष्यों से कैसे जुड़ता है? ये सीधे तौर पर भारत सरकार के विकसित भारत विजन और इंडिया AI मिशन के लक्ष्यों के साथ जुड़ता है। इस AI हब में क्या होगा? एक बहुत ही एडवांस डेटा सेंटर कैंपस बनाया जाएगा। इसमें अत्याधुनिक AI इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बहुत बड़ी डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होगी और इसे बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली मिलेगी। फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क भी होगा। और कुछ खास? हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात है। विशाखापट्टनम से कई अंतर्राष्ट्रीय सब सी केबल्स यानी समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली केबल्स को जोड़ने के लिए एक नया अंतर्राष्ट्रीय गेटवे भी बनाया जाएगा। ये पूर्वी तट पर कनेक्टिविटी के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। ये तकनीकी विवरण महत्वपूर्ण है। चलिए टेक्नोलॉजी से अब सुरक्षा की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG भी खबरों में है। हाँ, NSG, केंद्र सरकार अयोध्या में एक नया NSG हब स्थापित कर रही है। आपको पता होगा कि पहले से ही देश में 6 अन्य जगहों पर NSG हब काम कर रहे हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और जम्मू में। तो अयोध्या 7वां हब होगा। ये नए हब का स्थान और मौजूदा हब के नाम प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। NSG के बारे में कुछ और जानकारी, क्या है ये फोर्स? NSG केंद्र सरकार की एक आकस्मिक विश्व स्तरीय जीरो एरर फोर्स मानी जाती है। इसका मुख्य काम आतंकवाद के सभी रूपों से निपटना है। इसे अक्सर ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है। ब्लैक कैट्स, हाँ सुना है। इसका गठन यूनाइटेड किंगडम की SAS स्पेशल एयर सर्विस और जर्मनी की GSG 9 के पैटर्न पर किया गया है। ये तुलना प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। इसकी संरचना में 2 मुख्य इकाइयां हैं, स्पेशल एक्शन ग्रुप SAG, जिसमें सेना के लोग होते हैं, और स्पेशल रेंजर ग्रुप SRG, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CAPF के लोग होते हैं। इसकी स्थापना 1986 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 के तहत हुई थी और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। ये सभी फैक्ट्स, स्थापना वर्ष, अधिनियम, मंत्रालय, संरचना प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, सुरक्षा के बाद अब कानूनी क्षेत्र। एक नई प्रणाली शुरू हुई है, LIMS। हाँ, LIMS यानी लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने इसके तहत एक नया लाइव केसेस डैशबोर्ड लॉन्च किया है। लाइव केसेस डैशबोर्ड, ये क्या करेगा? ये डैशबोर्ड अदालतों में जो मामले दर्ज हैं, उनका रियल टाइम डेटा विजुअलाइजेशन देगा। मतलब एकदम ताज़ा जानकारी दिखेगी। इससे क्या होगा, सरकार शीघ्र निर्णय ले सकेगी और विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय हो सकेगा, खासकर सरकारी मुकदमों को लेकर। और ये LIMS सिस्टम असल में है क्या? LIMS मुकदमों की निगरानी के लिए एक वेब आधारित प्रणाली है। इसे केंद्र सरकार की मदद के लिए बनाया गया है। ये एक ऑनलाइन टूल है जिससे अदालत में दर्ज मामलों की उनके निपटारे तक पारदर्शी, प्रभावी और सक्रिय तरीके से निगरानी की जा सकती है। LIMS का उद्देश्य और कार्यप्रणाली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और अंत में खनिजों के वर्गीकरण में भी एक बदलाव हुआ है। जी हाँ, केंद्रीय खान मंत्रालय ने चूना पत्थर लाइमस्टोन को अब स्पष्ट रूप से प्रमुख खनिज मेजर मिनरल के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। पहले क्या था? पहले थोड़ी कंफ्यूजन थी। उसके अंतिम उपयोग के आधार पर उसे कभी गौण खनिज माना जाता था तो कभी प्रमुख खनिज। अब यह स्पष्ट हो गया है कि चूना पत्थर एक प्रमुख खनिज है। ये प्रमुख और गौण खनिज का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? ये वर्गीकरण भारत के खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम यानी MMDR एक्ट 1957 के तहत किया जाता है। ये एक्ट प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटे तौर पर प्रमुख खनिजों में ईंधन वाले खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम, धात्विक खनिज, लोहा, सोना, यूरेनियम आदि और कुछ अधात्विक खनिज आते हैं। गौण खनिजों में आमतौर पर भवन निर्माण सामग्री आती है जैसे संगमरमर, स्लेट, शेल, साधारण मिट्टी, रेत आदि। और इसमें नियम बनाने का अधिकार किसका होता है? यही एक बड़ा अंतर है।
MMDR एक्ट राज्य सरकारों को गौण खनिजों के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है, जबकि प्रमुख खनिजों से संबंधित नियम बनाने का अधिकार मुख्य रूप से केंद्र सरकार के पास होता है। ये बिंदु प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। भूगोल के कुछ अंश। चलिए अब कार्यक्रम के अंत में भूगोल से जुड़े 2 छोटे लेकिन दिलचस्प अपडेट्स देख लेते हैं। पहला नील नदी से संबंधित है। हाँ, हाल ही में दक्षिण सूडान में भारी बारिश हुई और नील नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया, जिससे वहां काफी लोग प्रभावित हुए। नील नदी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं, जो प्रीलिम्स के लिए हमेशा रेलेवेंट रहते हैं। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी। ये अफ्रीका के 11 देशों से होकर बहती है। कौन कौन से? मिस्र, बुरुंडी, तंजानिया, रवांडा, DR कांगो, केन्या, युगांडा, सूडान, इथियोपिया, इरिट्रिया और दक्षिण सूडान। इन देशों के नाम याद रखना मैप बेस्ड सवालों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। 11 देश, ओके। इसकी 2 मुख्य सहायक नदियां हैं, ब्लू नील और व्हाइट नील। ये दोनों सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं। उसके बाद ये नील नदी के नाम से आगे बढ़ती है, उत्तर दिशा में बहती हुई मिस्र से होकर भूमध्य सागर में मिल जाती है। और इनके स्रोत कहाँ हैं? व्हाइट नील और ब्लू नील के? व्हाइट नील का उद्गम विक्टोरिया झील से माना जाता है, जो युगांडा, केन्या, तंजानिया के बीच है। ये युगांडा, दक्षिण सूडान से बहती है। और ब्लू नील का उद्गम इथोपिया में लेक टाना से होता है। ये दोनों स्रोत प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नील नदी के बाद दूसरा अपडेट अरब सागर के मिनी वॉर्म पूल MWP से जुड़ा है। ये क्या चीज है? ये काफी दिलचस्प खोज है। वैज्ञानिकों के एक हालिया अध्ययन में पता चला है कि अरब सागर का ये मिनी वॉर्म पूल ये एक तरह से अल नीनो के कारण मानसून में जो गड़बड़ी आती है उसे खुद ठीक करने वाले एक सिस्टम की तरह काम करता है। अच्छा, मानसून को ठीक करने वाला सिस्टम। हाँ, कुछ वैसा ही। अब ये अरब सागर मिनी वॉर्म पूल है क्या? ये अरब सागर में खास तौर पर उसके दक्षिण पूर्वी भाग में यानी केरल तट के पास समुद्र की सतह के पानी सी सरफेस टेम्परेचर SST का एक छोटा सा क्षेत्र है जो असामान्य रूप से गर्म होता है। वो वार्म पूल मतलब गर्म पानी का क्षेत्र? बिल्कुल। वार्म पूल किसी भी समुद्र या झील में बहुत गर्म पानी वाला हिस्सा होता है, जहां SST आमतौर पर 28 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। ये क्षेत्रीय जलवायु और मौसम के पैटर्न को प्रभावित करते हैं। ये वार्म पूल की परिभाषा प्रीलिम्स के लिए यूजफुल है। और ये अरब सागर वाला MWP कब बनता है? ये हर साल अप्रैल और मई के महीने में बनता है, ठीक भारतीय ग्रीष्मकालीन मॉनसून के शुरू होने से पहले। इसका स्थान दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बनने का समय अप्रैल-मई प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये था आज का हमारा विस्तृत सत्र। हमने पर्यावरण से जुड़े कई मुद्दे देखे। फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भारत में हाथियों की नई गणना, IUCN के अपडेट्स। हाँ, फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत मंगोलिया संबंधों की बात की, IMF की WEO रिपोर्ट देखी। घरेलू मामलों में ऑपरेशन चक्रवी, मसालों पर कोडेक्स कमेटी, गूगल का बड़ा AI हब, NSG का नया हब, लिम्स डैशबोर्ड और चूना पत्थर का वर्गीकरण। और आखिर में भूगोल के 2 छोटे टॉपिक्स, नील नदी और अरब सागर का मिनी वॉर्म पूल। काफी कुछ कवर किया हमने। बिल्कुल। उम्मीद है कि ये चर्चा UPSC की तैयारी में आपके रिवीजन के लिए मददगार होगी। हाँ, हमने कोशिश की कि हर जरूरी फैक्ट, आंकड़ा, कॉन्सेप्ट और उसकी प्रीलिम्स या मेंस की रेलेवेंस को स्पष्ट रूप से सामने रखा जाए। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कैसे जलवायु परिवर्तन छोटी सी आर्कटिक सील से लेकर हमारे मानसून पैटर्न MWP और खाद्य सुरक्षा GHI तक हर चीज पर असर डाल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम AI हब जैसी बड़ी विकास परियोजनाएं भी ला रहे हैं, जो जरूरी भी हैं। तो क्या हमें विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन साधने के लिए एक ज्यादा एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत नहीं है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।